संतुलन बिगाड़ने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी। जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लाए, एक तरफ तेजी से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती रही, दूसरी तरफ हिंदुओं की संख्या घटती रही। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी, और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। चुनावी बेला हिंदू मुसलमान पर सियासी खेला, क्योंकि चुनावी बेला इस वक्त चल रही है और सियासी फिजाओं में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है। क्यों? जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट आई जिसकी वजह से राजनीतिक विस्फोट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको लेकर सियासी तूफान उठना तय भी था। 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी घटी है इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस और विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि भाई कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उसी का यह नतीजा है, जबकि विपक्ष रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। टाइमिंग क्यों? चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीचों बीच जब 3 चरण पूरे हुए तो चौथे चरण में यह रिपोर्ट कहां से आ गई? अब स्टडी के मुताबिक, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी कम हो गई, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और सिख अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। हालांकि इस बीच जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई। उदाहरण के तौर पर 1950 और 2015 के बीच भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 43% बढ़ी है, ईसाइयों की करीब 5.5%, सिखों में 7% के करीब और बौद्ध में मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर बिल्कुल सीधी और सपाट है। खबर यह है कि पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर सियासत हो रही है। उस रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी गिरी है, इसका जिक्र किया गया है। 65 साल में मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा हुआ है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है। 65 साल में मुसलमानों की आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई।
अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीच चुनाव में ये रिपोर्ट आई तो आई क्यों? 65 साल, क्योंकि अब इस रिपोर्ट में क्या है उसको समझिए। रिपोर्ट में सीधे शब्दों में यह कहा गया है कि 65 साल में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है। 7.8 तो करीब लगा लीजिए। और अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, इनकी आबादी बढ़ी है। म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, यह रिपोर्ट यह बताती है। अब अगर आंकड़े को देखें और समझें तो 65 साल में आबादी का हाल क्या है। मुसलमान 1950 में करीब 10% के आसपास इनका आंकड़ा था। रिपोर्ट बताती है कि 2015 में अब यह आंकड़ा बढ़कर 14% के आसपास होगा। और जो बढ़ोतरी दर है, क्योंकि यह ध्यान देना पड़ेगा, दर है, उस दर में पता चलता है कि यहां पर जो दर है वो करीब 43% के आसपास है 1950 से 2015 के दरमियान। अब हिंदू आबादी पर आते हैं। 1950 करीब 85% के आसपास और 2015 में यह रिपोर्ट के मुताबिक मामला बैठा है 78% के आसपास। यानी कि बढ़ोतरी दर जो है यहां 7% के आसपास, 8% लगा लीजिए। अब ऐसे ही सिख धर्म पर आते हैं। 1950 में करीब 1.5% के आसपास और 2015 में सिखों की आबादी करीब 2% के आसपास ही। यानी बीच चुनाव अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है। तो सवाल यही कि क्या चुनावी बेला है और हिंदू मुसलमान पर सियासी खेला है। 24 की लड़ाई अब धर्म और मजहब पर आई। हिंदू अगर घटे तो मुसलमान बढ़े और दूसरी तरफ नेताजी के तेवर चढ़े, दोनों तरफ से। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है, समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए यह सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आप नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं। तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना। और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। समान नागरिक संहिता का यहाँ विधेयक बना दिया है, यहाँ पर ये बन चुका है और राष्ट्रपति महोदय की भी इसमें हमको मंजूरी मिल गई है।
और हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने जो संकल्प पत्र रखा गया है, उसमें पूरे देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा गया है और ये जरूरी है देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं, शान खान साहब मुस्कुराता हुआ चेहरा, कांग्रेस का चेहरा, और साथ आपके राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सबसे पहले मैं आलोक जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। बीच चुनाव में रिपोर्ट पर तनाव, बीच चुनाव संजोग है, प्रयोग है, क्या है ये? अब ये तो भाजपा के भाई बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मन है सर, इको थोड़ा ज्यादा आ रहा है, प्लीज। मैं ठीक करवा रहा हूं सर, अपनी बात रखिए प्लीज। मेरा अपना मानना है कि क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो इसे बात ही नहीं होनी चाहिए, अगर करेक्ट है तो देश के लिए चिंता का विषय है। दो, पहला बढ़ती हुई पॉपुलेशन, यही चिंता का विषय है, और दूसरा डेमोग्राफी का परिवर्तन। माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी 43% से ज्यादा से वो ग्रोथ करे और हिंदू मेजोरिटी 7 से 8% के नीचे की तरफ जाए, ये तो इम्बैलेंस है। और ये इम्बैलेंस अनरेस्ट की तरफ देश को लेके जाएगा, देश के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करेगा। जम्मू कश्मीर का उदाहरण है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हुआ वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। वेस्ट बंगाल उसका उदाहरण है। बॉर्डर स्टेट उन सारे जगहों पर जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वो प्रॉब्लमैटिक रहा है, ये देश की इंटरनल खुफिया एजेंसीज भी कहती है। तो यूक्रेन का युद्ध मुसलमानों की वजह से हो रहा है जी? यूक्रेन में युद्ध मुसलमानों की वजह से हुआ, वो यूक्रेन की समस्या है। अच्छा, वो यूक्रेन की समस्या है, वो भारत की समस्या नहीं है जी। अगर आप अंतरराष्ट्रीय तो भारत की समस्या क्या है? उसमें बात करें, भारत की समस्या क्या है? बेरोजगारी की, बेरोजगारी की हिंदू मुसलमान। आलोक पांडे जी, भारत की समस्या क्या है? बेरोजगारी की हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं। बेरोजगारी की समस्या भी वहीं से उत्पन्न है। 43% की ग्रोथ से अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, अशिक्षा भी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा। 43% ग्रोथ है, आप समझिए, छोटी बात नहीं है। हिंदू 8% घट रहा है, मुसलमान 43% बढ़ रहा है, ये छोटी घटना है। ये देश को चेतने का समय है, वरना ये देश बहुत ऐसी स्थिति में जाएगा। शान खान आप मुस्कुरा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे मित्र आलोक पांडे जी कह रहे हैं कि ये सबको जाग जाने का वक्त है, ये रिपोर्ट तो यही बताती है। और बीजेपी नेता कह रहे हैं ये जो हुआ, ये जो हाल हुआ है 2015 तक 1950 से, वो सब कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है। देखिए तिलक भाई, पहले तो ये कि चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट का आना कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की दुर्गंध आती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चारों ओर से घिर चुकी है और इन्होंने अपनी हार को सामने देख लिया है, इसीलिए पूरी भाजपा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री स्वयं इसमें शामिल है, जो शुरुआत से हिंदू मुसलमान, कभी जिन्ना, कभी मुस्लिम लीग, कभी क्या तो कभी क्या, ये कैसे भी करके एन प्रकार से चुनाव को ध्रुवीकरण के माध्यम से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ये जो रिपोर्ट आई है, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की कोई रिपोर्ट है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जनगणना कब से करने लगे। जनगणना अंतिम बार 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, वो हो नहीं पा रही है, 2024 शुरू हो गया। हाँ, तो बीच में जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट कभी सामने आई नहीं, तो कांग्रेस ने दबा ली थी। सुन तो लीजिए तिलक भाई, दूसरी बात, आपने भी पूरी रिपोर्ट दिखाई। जहां तक मेरा ज्ञान है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 से 40 करोड़ रही होगी, ठीक है।
तब देश में मुसलमान कितना था और अब कितना है। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है। तो यदि मुसलमान केवल 10 करोड़ ही बढ़ा है तो ये जनसंख्या को 40 करोड़ कैसे हो गई? 45 करोड़ ही होना चाहिए था या 50 करोड़ होना था। बहुत इसको 40 करोड़ कैसे हो गया? जी मैं जवाब देता हूँ। 2011 की ही जनसंख्या का जनगणना का जवाब देता हूँ जिससे कि तथ्यात्मक रूप से बात सही रहे। 2011 में लगभग हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं दोहरे डबल बच्चे पैदा कर रही हैं। हिंदू महिला लगभग 2%, 1.9 के आसपास, पॉइंट में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि बहुत पहले याद किया था, और मुस्लिम महिलाएं लगभग 3.5 बच्चे प्रति मुस्लिम महिला और हिंदू महिला 1.9। तो लगभग दुगुना बच्चे भारत की मुस्लिम महिलाएं पैदा कर रही थी 2011 की जनगणना में। इन्हीं की सरकार ने ओपन किया था। मुझे आप तथ्यात्मक रूप से गलत सिद्ध नहीं कर सकते, उठा के जनगणना देख लीजिए। जी बोले शान भाई, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए तिलक भाई, जो ये आपके विश्लेषक बैठे हैं, मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ और सभी जितने भी पैनलिस्ट है सबका आदर करता हूँ। पहले तो इन्होंने जो पहले बातें कही कि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पहले तो यही बहुत आपत्तिजनक बयान है कि आप देश के किसी एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगल रहे हो और खुलेआम कह रहे हो कि इनकी जनसंख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था जो है खराब हो जाएगी। तो पहले तो मैं इसका आपत्ति व्यक्त करता हूँ कि ऐसे जहरीले व्यक्ति को आप पैनल में मत बैठाइए। ऐसे जहरीले व्यक्ति को जो जहर उगलता हो, जिसको ज्ञान न हो, ये विश्लेषक कैसे हो सकते हैं? ये तो मुझे लगते हैं असामाजिक तत्व है। ये असामाजिक तत्व को आपने बैठा दिया है टीवी चैनल पे। ये तो असामाजिक तत्व मुझे लग रहे हैं, ये तो मुझे एंटी सोशल एलिमेंट लग रहे हैं जो इस प्रकार से संवैधानिक बयान दे रहे हैं। प्लीज पर्सनल नहीं। इन्होंने क्या कहा पहले कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है वहां कानून व्यवस्था खराब होती है। शान भाई, मैंने आपके सामने सवाल तो पूछा ना उनसे। जैसा उत्तर है। शान भाई, आपके सामने सवाल पूछा ना उनसे, पूछा ना आपके सामने कि नहीं पूछा? एक व्यक्तिगत मत होइए। किसी भी धर्म को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पर किसी पूरे धर्म को, समुदाय को यदि आप ये कहोगे कि इनकी जनसंख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था खराब होती है तो ये सही नहीं है, यह असंवैधानिक है। वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, क्या बात है हिंदुओं की? अरे आलोक पांडे जी, बदतमीजी मत कीजिए। आप पता नहीं कौन से विश्लेषक बन गए हो, आप तो मुझे असामाजिक तत्व लग रहे हो। आपको तो चैनल पे नहीं बैठाना चाहिए। एक मिनट, तिलक भाई ने बैठा दिया पता नहीं कैसे। एक मिनट आलोक जी, प्लीज शांति, एक मिनट। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है तिलक जी। चंद्रभूषण जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। बाकी सब तो ठीक है, रिपोर्ट पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहले चरण में जब चुनाव शुरू हुआ, पहला चरण मुस्लिम लीग की एंट्री हुई, ठीक? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा दिखता है, मतलब है। दूसरा चरण मंगलसूत्र की एंट्री हो गई, और मंगलसूत्र के साथ सोने पर सुहागा वो भैंस भी आ गई। फिर तीसरा चरण खत्म होते होते अडानी और अंबानी वाला मामला भी आ गया, टेम्पू में पैसे भर के। और अब एकाएक ये रिपोर्ट आ गई बीच चुनाव में। जी, ये बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव नहीं हो सकता क्या देश में? देखिए, आपने जो तीनों तथ्य बताए, कौन कहता है कि हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव नहीं हो सकता? चुनाव एक पर्व है, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिन योजनाओं का लाभ दिया, कभी हिंदू मुसलमान करके दिया क्या? तो क्या देश का मुद्दा यही है, हिंदू मुसलमान? नहीं, मैं आपसे नहीं और कांग्रेस की पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है वो पहले दिन से राहुल गांधी जी अपना रहे हैं। सर, मैं तो मान गया तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप तो तुष्टीकरण नहीं कर रहे ना। तो आप मुझे बताइए कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान या फिर बेरोजगारी? आप ये बताइए, जो चुनाव के मुद्दे विपक्ष ला रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष? सर, ये विपक्ष के घर में रिपोर्ट नहीं छपी है ना, ये रिपोर्ट जहां छपी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देश में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये रिपोर्ट गलत है क्या? सर, हिंदू मुसलमान या फिर बेरोजगारी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, युवाओं को रोजगार,
आप जिस आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट का जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट गलत है क्या? चंद्रभूषण जी, अगर रिपोर्ट की इतनी चिंता है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? किसने नहीं करवाई? आपने। भाई 2011-12 की ये रिपोर्ट जो आखिरी जनगणना हुई थी, उसके बाद किन लोगों ने नहीं कराई? 10 साल में आप तो करवा सकते थे। आर्थिक सलाहकार आर्थिक चीजें अपनी बताता है। आप तो करवा सकते थे जनगणना। आप तो करवा सकते थे, किसने रोका आपको? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने नहीं रोका। फिर आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जो होना है वो होगा। नहीं, जो होना है वो तो होगा, ठीक, जो रिपोर्ट लेकिन आपने तो कुछ सोचा होगा ना, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई आपने? तिलक जी, जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई तथ्य गलत है क्या? सर जनगणना करवा देंगे तो बात तो क्लियर हो जाएगी ना, फिर तो उसको शाहरुख खान भी नहीं झुठला सकते, आप भी नहीं और मैं भी नहीं। अभी जो 45% ग्रोथ दिखाई दे रही है वो 55-60% ग्रोथ दिखाई देगी। आज करवा दी जाए, आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, करवा दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाद करवा दी जाएगी। नहीं करवा सर, आपने 370 के लिए किसी से पूछा था? नहीं ना। नोटबंदी की किसी से पूछा था? नहीं ना। क्या कह रहा हूं? आप कानून लेकर आए, किसानों को लेकर किसी से पूछा आपने? नहीं ना। तो फिर ये जनगणना करवाने के लिए क्या जरूरत है, किससे पूछेंगे आप? तिलक जी, जो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण को ले, आपको पता है नसबंदी करवाई गई थी? क्यों नसबंदी करवाई गई थी? नसबंदी इंदिरा जी ने करवाई थी इमरजेंसी के समय। क्यों हिंदुओं की नसबंदी पकड़ पकड़ के करवाई गई थी? और उसके बाद आज उस पीरियड के बाद कितना रेट बढ़ा हिंदू मुसलमान का अंतर ना कांग्रेस ने? आप नहीं का, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस समय किया था। ठीक, शांत जी जवाब दीजिए, फिर आलोक जी आ रहा हूँ आपके पास। आप ये बताइए, और शांत जी जवाब दीजिए। जो आज तथ्य आ रहा है वो क्या गलत तथ्य आ रहे हैं? शांत जी वो कह रहे हैं रिपोर्ट झूठी है क्या? उसी का नतीजा है ना। तिलक जी, मैं तो पहले ये पूछ रहा था कि आर्थिक सलाहकार परिषद जनगणना कब से करने लग गया। दूसरी बात कि जो अंतिम जनगणना हुई है आंकड़े 2015 तक कैसे आ गए? उसके बाद 4 वर्ष का की जनगणना के आंकड़े कहां से आए इनके पास? किसने की जनगणना, कैसे पता चला? के बीच में ये जारी कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? भाजपा के साथ ही बताएं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जनगणना कब से करने लग गई, बता दें मुझे। आप आर्थिक सलाहकार का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि मुस्लिम जनसंख्या में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कितने लोग। चंद्रभूषण जी, मैं क्या कह रहा हूँ पहले आप समझो मेरे प्रश्न को। चंद्रभूषण जी, और अभी चंद्रभूषण जी पहले आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए। तिलक जी, इनको पहले समझाइए मेरा प्रश्न क्या था। वजह से बिगाड़ा गया है, उससे रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम। अरे चंद्रभूषण जी, पहले मेरे प्रश्न को आप समझ लीजिए। पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए, संसाधन चाहिए। चंद्रभूषण जी, पहले आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए। समाज की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी और मुस्लिम समाज भी इस भारत का हिस्सा है। तो जब ये आप बात समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक सलाहकार आप अपने आर्थिक मापदंडों को किस पैमाने पर सलाहकार जनगणना कब से करने लगे? फिर आप जनगणना की बात बताइए ना मुझे। आप यदि यदि ये रिपोर्ट 2011 की जनगणना के अनुरूप है तो इसमें 2015 तक का अनुमान कैसे लगा? मैं क्या कह रहा हूँ, वो कैसे पता लगाया गया कि कितने लोग की जनसंख्या कितनी बड़ी? जारी किया इसको कांग्रेस ने क्यों नहीं जारी किया कि अरे चंद्रभूषण जी, पहले आप मेरे प्रश्न को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ पहले समझ लीजिए आप। क्योंकि रिपोर्ट आप मेरे प्रश्न को समझिए पहले। की गई, मैं कह रहा हूँ आप मेरे प्रश्न को समझिए। आप भाग रहे हैं। आपको पता है कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव में धूप क्योंकि आपकी हवा टाइट है। आपने देश में के अलावा कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ किया नहीं, आपने असमानता के बढ़ाने के अलावा कुछ किया नहीं, बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा कुछ किया नहीं। आलोक जी, क्या वाकई में मसला यही है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर पैतरे को आजमाया जा रहा है और इसीलिए हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई। पहले मैं खान साहब का जवाब दे दूं। खान साहब ने कहा मैं बड़ा अराजक हूं, बड़ा मतलब जो भी मुझे ब्लेम किया, मैं कुछ भी बगैर देश के नहीं कहता, 4 कदम आगे का सोच के बोलता हूं।
डेमोग्राफी जब बदलती बॉर्डर स्टेट की तो देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा होता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, मैंने उसके आधार पर कहा है। अगर मैं अराजक हूं तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय भी अराजक है, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। डेमोग्राफिक बड़ी मात्रा में जब चेंज होता है, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है, ये टिप्पणी है। तो कुछ भी मुझे कहने से पहले थोड़ा सा सोच के व्यक्तिगत बोलिए, जिससे कि आपकी बात न कटे। आलोक जी, ठीक है, आलोक जी, जहां तक मुझे याद है आपने ये कोड किया था कि जहां जहां इनकी आबादी बढ़ती है वहां वहां अराजकता बढ़ती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, इससे नहीं, ना सर्वोच्च न्यायालय ने ये थोड़ा ना कहा है कि इस जात और धर्म के लोगों की आबादी बढ़ती है तो इस वजह से ये माहौल खराब होता है। कहा है कोर्ट ने? किसकी का आबादी बढ़ी है? नहीं, आप ये कह रहे हो ना कि आबादी, क्या कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इस जात और धर्म के लोगों की आबादी बढ़ेगी तो वहां अराजकता होगी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंगाल, सर आप घुमा रहे आलोक की मुद्दे पर आते हैं ना, मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। काम में कहना, जब चुनाव में आते हैं तो सारे राजनीतिक दल, अभी एक रिपोर्ट सीएनएन की है जिसमें कहा गया, आज दैनिक जागरण पेज नंबर 17, उसमें लिखा है कि मोदी, अदानी, अंबानी भारत को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं कह रही, ये सीएनएन कह रहा है। जो आजकल विपक्ष के नेता विदेशी मीडिया को लेकर कोट कर रहे हैं, ये सीएनएन की रिपोर्ट है। आप कहिए, अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो क्या ये बात मान नहीं, मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हूं नहीं, मैं नहीं जानी जागरण, और आप दैनिक जागरण को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको मैं भी देता हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ आपको। तिलक जी मैं के साथ बता रहा हूँ, दैनिक जागरण आज का 17 सेकेंड लास्ट। हम शुरुआत से ही, तिलक जी मैं बोलूं, यदि ये चुप हो गए तो मैं बोलूं अपनी बात। जी बोलिए अपनी बात। जी, हम शुरुआत से ही अदानी, अंबानी और चंद उद्योगपति और धन्ना से देश की सार्वजनिक संपत्तियों जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, से आर्थिक असमानता बढ़ रही है, हम उसके खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। अब मोदी जी ने कल ही एक भाषण दिया। ले लेता हूं, यानी आप ये कह रहे हो कि आप जब सत्ता में आओगे 4 जून को आओगे ना? जी जरूर आएंगे। तो फिर 4 जून के बाद आप पूरे देश में अडानी अंबानी के जितने भी कारोबारी धंधे हैं सब बंद कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा ना कि हाँ, तो मुझे लगा कि मैं पूछ क्या करोगे? हम केवल उस धन और संपत्ति को वापस लेंगे जो गलत तरीके से इस देश की थी, जो सार्वजनिक संपत्ति थी, और अदानी और अंबानी उन्हीं के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाते हो अपने राज्यों में? देखिए तिलक जी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा निवेश, राजस्थान में आपकी सरकार होते हुए सबसे ज्यादा निवेश, अरे हुआ कि नहीं हुआ? सुन तो लीजिए पहले आप तिलक जी, हम किसी भी उद्योगपति के उद्योग और उसके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी हैं पूंजीवादी नीति की, जो गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर बनाने का काम कर रहा है, जिसके सरगना नरेंद्र मोदी स्वयं हैं। हम उस नीति के खिलाफ हैं। तो ये रिपोर्ट आपको लगता है ये उसी वजह से आई है कि माहौल जो है टाइट हो गया? सुनिए तिलक भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वचन देश की जनता से किए गए, युवाओं से किए गए, महिलाओं से किए गए, चाहे वो 30 लाख सरकारी पदों को वचन हो, चाहे वो महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए नगद देने का वचन हो, चाहे वो अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने का वचन हो। पत्र तैयार किया, एक मिनट, जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया उसका ये असर दिखाई दे रहा है, और जो 3 चरणों में अब तक चुनाव हुआ उसमें आप लोगों की हार हो रही है, इस वजह से आप लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, इनका घोषणा पत्र 2004 से 14 का जो घोषणा पत्र, जो ये लोग उस समय सरकार में लागू नहीं कर पाए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने जो 2006 में बात कही थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है,
तब ये रिपोर्ट उनको पता फिर झूठ बोला इन्होंने। समझिए, देखिए तिलक जी कैसे झूठ फैला रही है। घोषणा पत्र इनका फिर इन्होंने नया झूठ बोला, यही झूठ इनके प्रधानमंत्री ने बोला था, पकड़े गए थे। फिर झूठ बोला इन्होंने, ऐसे झूठ फैलाते हैं ये लोग। अब 24 में ये लागू करने की बात कर रहे हैं। अब मेरी पूरी बात कह लेने दीजिए। देखिए, इनकी जो नींव रखी गई है वो इसी पर रखी गई है कि भाई ये आर्थिक सर्वे 11-12 में दिखाया गया कि इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनका क्या होगा, इनको कैसे मजबूत किया जाएगा, इनको अपलिफ्टमेंट क्या किया जाएगा। तो इनको आया कि ओबीसी जैसे एससी एसटी ओबीसी को होता है उसी तरह इनको भी आरक्षण धर्म के आधार पर दे दिया जाए, उसी प्रकार इनको इस तरह आरक्षण दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये सोची समझी चाल है, साजिश है देश को गुमराह करने की। कांग्रेस उसी 11-12, 13-14 के समय के घोषणा पत्र में है और राहुल गांधी ये जानबूझकर ये सब बातें अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी, इससे देश को क्या हासिल होगा? मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बस। देश को ये हासिल होगा कि इन्होंने कहा कि भाई हम संपत्ति का ये करेंगे, एक्सरे मशीन लेकर आएंगे, एक्सरे देश का करेंगे, उसके बाद बंटवारा करेंगे। नहीं चंद्रभूषण जी, इनके घोषणा पत्र में ये कहां लिखा है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? मुस्लिम लीग कहां लिखा है? आप एक चीज बताइए, जब आप बहुसंख्यकवाद को ये कहेंगे कि बहुसंख्यकवाद को इस तरह से बांटा जाएगा, अल्पसंख्यकवाद को इस तरह से बांटा जाएगा, नहीं, कहां लिखा है? कौन से पन्ने पे लिखा है? आप पेज नंबर 8, 6 और 7 देखिए, इनके घोषणा पत्र क्या लिखा है? बहुसंख्यकवाद पर क्या कहा गया है? नहीं, क्या कहा गया, मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या कहा गया? इन्होंने देखिए, जो इनके नेता राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो बाद में, अभी पहले आपसे मैंने पूछा क्या कहा है इन्होंने? मंगलसूत्र छीन लेंगे भाई, इन्होंने ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यही कह रहे हैं। क्या मंगलसूत्र छीन लेंगे? मंगलसूत्र किस तरह छीना गया आपको पता है? राजस्थान में छीना गया प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, ये घटना नहीं है। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये मुझे दिखाए, बहन बेटियों के साथ किया गया। चंद्रभूषण जी आप दिखाइए मुझे, आप प्रश्न नंबर 8 दिखाइए मुझे। आप यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर बैठे तो दिखाइए मुझे। अपनी नीतियां 11-12 की नीतियां चालू कर रहे हैं और मैं कहता हूँ आप प्रश्न नंबर 8 दिखाइए मुझे। ये है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं किया। योजनाएं दी हो, चाहे जनधन दिया हो, चाहे किसान सम्मान निधि दी हो, चाहे घर बनवाए हो, चाहे शौचालय बनवाए हो, ठीक, या पढ़ाई के लिए इन लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है वो दिया हो, कभी किसी का नाम लेकर नहीं दिया ये मुसलमान को देना है, ये हिंदू को देना है। लेकिन कांग्रेस उसी नीति पर आज भी कह रही है कि हम इस तरह से काम करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों नहीं दिया गया, आप बताइए। चंद्रभूषण जी, एक सवाल जिसका जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे, और इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हैं, और मैं उसे सियासत के नजरिए से भी समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप बात यहां तक बढ़ी गई है, क्योंकि बीच चुनाव हिंदू मुसलमान आ चुका है, तो इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। मैं आपसे एक बार फिर समझना चाह रहा था जो आपने कहा कि हमारी किसी भी नीति में कोई भेदभाव नहीं है जी। एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दीजिए जरा। मैं आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 24 तक जिन योजनाएं अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा की गई हो या भारत सरकार द्वारा दी गई हो, वो किसान की हो, सम्मान निधि हो किसान, या स्कॉलरशिप दिए जाते हैं पढ़ाई के लिए मुस्लिम बच्चों को, या किसान के लिए, या शौचालय या घर बनाने की चीजें दी गई, यानी आपने कहा हमने कोई भेदभाव नहीं किया? हाँ, हमने नहीं किया, ये नहीं पूछा गया हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं हुआ, नहीं किया गया योजनाओं को। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो जरा मार्गदर्शन करिए कि इस बार आपने कितने मुसलमानों को चुनाव में टिकट दिया? मैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? नहीं, आप बता दीजिए ना सर। आप कह रहे हो कि अरे हमारे राज्यपाल, हमने केरल में राज्यपाल बना रखा है, ठीक? नहीं, राज्यपाल नहीं, मैंने पूछा इस बार कितने टिकट दिया आपने मुसलमानों को? में मंत्री हैं चंद्रभूषण जी, फिर वही बात,
कितने सांसद, कितने एमपी के चुनाव में आपने टिकट दिए मुसलमानों को? मैं क्या कह रहा हूँ, यदि हमारे पास कोई मुस्लिम व्यक्ति भाई भारत का निवासी आता है और कहता है कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे लोग कह रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं, तो आप तो कह रहे थे कि सारे मुसलमान आपको वोट कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, कोई भी हम क्या किसी को भी टिकट दे दें? अच्छा चलिए एक बात, चंद्रभूषण जी चलिए एक मिनट अब एक मिनट आप गुस्सा मत होइए, मुझसे मत गुस्सा होइए, मुझसे मत, मैं तो बस मासूम से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं एक बात, कितने मुसलमान केंद्र में मंत्री हैं? फिर वही बात आप कर रहे हैं। आप केंद्र में मंत्री होने से क्या उसको लाभ मिल जाएगा क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि सबकी हिस्सेदारी बराबर रखी हमने। कांग्रेस ने इतने सालों में कितने मुसलमानों को मंत्री बनाया होगा, उपराष्ट्रपति बना दिया, बिल्कुल ठीक, हर चीज बनाया, ठीक? क्या कांग्रेस मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कर पाई क्या? हाँ। किसी के बना देने से कोई नहीं करता है, आप समझिए इस बात को। क्या कर पाई? तो फिर जाति के आधार पर मंत्री क्यों बनाते हो आप? और उनकी फोटो भी लगाते हो आप बीच चौराहे पर कि देखो ये वाली जाति के ये वाले मंत्री हैं और ये वाले जाति के ये मंत्री हैं। आज जो मुद्दा है आप उसको समझने का प्रयास करिए। नहीं, मैं उसी को समझ रहा हूं सर। आज जो बात कही गई है, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, मेरे कई मित्र हैं, ठीक है। जाकिया खान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक मिनट जाकिया जी। कई जातियां हैं, उप जातियां हैं, और आपस में वो लोग भी कई सब जातियों में बटे। ओके चंद्रभूषण जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, जाकिया जी जुड़ गए हैं। जाकिया जी मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो एकाएक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो मुस्लिम आबादी है उसमें 43% के इजाफे का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह गंभीर विषय है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बीजेपी के आने के, सरकार के आने के बाद जो डेटा हमारी आती है, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिटिक एंड जो हम लोग सर्वे करते हैं, जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, वो धरातल से काफी दूर होती है। आप धरातल का कहीं का भी परसेंटेज निकाल लीजिए, आप कहीं पर भी लोगों ने एनसीआर और एनपीआर के लिए मना किया, लेकिन मेरा कहना है कि एनपीआर होना चाहिए, बिकॉज जो ये धरातल से दूर की ये लोग बिल्कुल संभावनाएं देते उस रिपोर्ट को साबित करने की कोशिश करते हैं, उसे बिल्कुल ही गलत साबित करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये रिपोर्ट आने दें और सामने आने दें, स्पष्ट होने दें कि उल्टा कितना ज्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू। क्योंकि देखिए, पहले जो आबादी थी मुस्लिम की, माइनॉरिटी की, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हमारे कोई भी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सारे की जो पहले की पॉपुलेशन और जो बर्थ रेट था उसमें काफी ज्यादा डिक्रीज आई है इन कंपैरिजन टू हिंदू। अभी तो हमें सोचना चाहिए कि हिंदू की पॉपुलेशन में आप अगर परसेंटेज देखिएगा तो आप फाइंड कीजिएगा कि उल्टा वो ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है इन कंपैरिजन टू दी। नहीं, रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है मैडम उस हिसाब से। वही तो मैं कह रही हूँ कि धरातल से रिपोर्ट काफी डिफरेंट है। आप अगर मुस्लिम आबादी का जिक्र करें तो करीब 44% के आसपास ये आंकड़ा बैठता है 1950 से लेकर अब तक का, 2015 तक। और फिर हिंदुओं की आबादी का जिक्र करें तो वहां पर 7 से 8% की बढ़ोतरी का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, जहाँ पे आबादी की बात की जा रही है वहीं की मैं बता रही हूँ कि जो रिपोर्ट वहां पे से पब्लिश हो रही है वो रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्ट से, एक्चुअल फिगर से कहीं दूर है। इसलिए जरूरी है कि हम इस परफेक्शन में जाएं, इस रेशियो के बारे में पता करने के लिए एक अब सच्चर आप ले लीजिए, उनको इतना ज्यादा अहमियत दिया जाता था कि सच्चर रिपोर्ट आ गई, उसमें भी आप देखिएगा कि इतना तक उन्होंने लिख के दे दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन कल को हिंदू से आगे निकल के उसे रूल आउट करने वाली। वही तो बीजेपी कह रही है, एक मिनट वो वही तो बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में क्या मुसलमानों का उत्थान हुआ, विकास हुआ ईमानदारी से? देखिए, बिल्कुल हुआ है विकास, और हम किसी एक पक्ष को लेके नहीं चल सकते हैं। हम यहाँ पे कांग्रेस के बारे में बात करने या आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने नहीं, हम ये बात करने आए हैं कि जो रिपोर्ट हमारी टेलीकास्ट हो रही है वो रिपोर्ट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आलोक जी वो ये कह रहे हैं कि जमीनी आंकड़े कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है।
जाकिया जी का ये कहना है। अब मेरा मानना है कि जब सरकार की किसी बात को मानना ही नहीं है, कोई रिपोर्ट मानने में आप डिनायल मोड में रहना चाहते हैं तो फिर अलग बात है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भैया कोई फैक्ट आया, आप कहते तो फैक्ट ही गलत है, बात खत्म होगी। इस तरह से आप नहीं करते। सरकार की मिनिमम क्रेडिबिलिटी है, आप उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको, चाहे कांग्रेस की सरकार कोई बात कहे या भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार कहे। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई बात कह रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो झूठ बोलेगी तो न्यायालय में चुनौती मिलेगी उसे। और अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली इनकरेक्ट है, गो इन सुप्रीम कोर्ट। आप तो आतंकवादियों को रात में न्याय दिलाने के लिए अदालत खुल जाती सर्वोच्च न्यायालय की, आप जाइए और वहां पर उनके ऊपर भारत सरकार के ऊपर क्लेम करिए कि गलत फैक्ट बता रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है, सबके लिए खुला है। जब तक ये क्लेम नहीं हो जाता कि भारत की सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ क्लेम किए जाए और गलत सिद्ध हो जाए, तब तक मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के आंकड़ों को सच मानता हूँ। और वैसे भी आप अगर देखो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं की तुलना में लगभग 2.25 गुना बच्चे पैदा करती है। बर्थ रेट 2011 के अनुसार लगभग 2% और 3.5%। तो अब ये फैक्चुअली सही है ना। हम तो 2011 की जनगणना को कोट कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसी बात को कोट नहीं कर रहे हैं जो अनऑथेंटिक हो। और कांग्रेस शासन के समय में की ये जनगणना है। जाकिया जी, 3.5। आलोक जी कह रहे हैं कि अगर ये आंकड़े गलत हैं तो कोर्ट में जाके तो चैलेंज हो सकता है, और सरकार ऐसे झूठे आंकड़े क्यों रखेगी? देखिए, झूठे आंकड़े सरकार ने नहीं, सच्चर रिपोर्ट्स ने रखे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स ने मैंने रखे हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बाकायदे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल छापी गई है। उसके खिलाफ और भी ज्यादा लोगों ने अपना आक्रोश और अपने निकाल के देखिए, और भी रिपोर्ट नहीं, किसी रिपोर्ट पर तो यकीन होगा ना जाकिया जी। कि जो रिपोर्ट अभी दिया, आलोक जी कह रहे हैं किसी रिपोर्ट पर तो यकीन करना पड़ेगा ना आपको। यकीन तो हम हर एक चीज पे कर रहे हैं। यकीन तो हमने 15 लाख पे भी किया था, यकीन तो हमने उनके हर बातों को किया है और करते आएंगे, क्योंकि भाई सरकार ने सरकार में जो रहता है वो किसी हमारा तो यकीन है, लेकिन हमारे यकीन को बार बार तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसे बंद करने की रिक्वेस्ट है ना। यकीन तोड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि जो फैक्चुअल तथ्य आया है उसका आप उत्तर दीजिए। हमें पता ही नहीं है, ये बात ही गलत है, सेक्टर कमेटी गलत है, 2011 की जनगणना गलत है, भारत सरकार की रिपोर्ट गलत है। आप चुनी सरकार का मैम अपमान कर रही है। हमारे 5 पिलर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अब गलत आप सरकार है, प्लीज इस बात को समझिए। सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो झूठ नहीं बोल सकती है। मैं किसी पार्टी के इंडिविजुअल लेके बात नहीं कर रही हूँ, आपको बार-बार नहीं बोला कांग्रेस के टाइम की ये रिपोर्ट हमारी बीजेपी के हाथ में जाता है, इसलिए ये बात हमारे बीजेपी के गले में अटक रही है। अदरवाइज हमारे को तो ये रिपोर्ट से प्रॉब्लम है। हमें आप धरातल पे कोई भी रिपोर्ट निकाल के देखिए। ओके जाकिया जी, आलोक जी, एक मिनट शान जी, फिर पहले उसके बाद मैं चंद्रभूषण जी आपके पास आऊंगा। लेकिन शान जी वो कह रहे हैं कि भाई अगर इन तथ्यों में गलती है या चूक है तो इसको कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हो आप। बिल्कुल। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, एक मिनट शान जी पहले सिर्फ शान जी, आप ही के मुताबिक बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपना चुके हैं 3 चरणों के बाद, तो आप उनके पिच पर जाकर क्यों खेल रहे हो? नहीं तिलक जी, हम बिल्कुल भी उनकी पिच पे नहीं खेल रहे हैं। हम तो देश में जो की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं और हर मोर्चे पर भाजपा की विफलता, इनके भ्रष्टाचार और उनके लूट की बात कर रहे हैं। और हम आलोक जी कह रहे हैं चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। देश में क्या देने, पहले आलोक जी कह रहे हैं कोर्ट चले जाओ, अगर आंकड़े झूठे हैं तो कोर्ट जाओ। अरे मोदी जी तो रोज झूठ बोलते हैं, कितनी बार हम न्यायालय जाएंगे? पूरा समय न्यायालय
चुनाव भी तो लड़ना है, अभी इनको हराना भी है। पूरा समय न्यायालय में खराब करेंगे तो प्रचार कब करेंगे? हमने जो देश को वचन दिए हैं वो लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। आप सोचिए कि हमारी वेबसाइट से 90 लाख लोगों ने हमारे घोषणा पत्र को डाउनलोड किया है। पत्र की लोकप्रियता कितनी व्यापक है, इसे बौखलाए हुए मोदी जी और पूरी भाजपा ने प्रोपोगंडा लाकर। श्याम भाई, आपके ऑडियो बार बार कट रहा है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। एक बात मैं चंद्रभूषण जी आपसे जानना चाह रहा था, ये थोड़ा लीक से हटके टाइप का, क्योंकि ये आज चर्चा हो रही है उस पर, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा था। सर, ये जो ABCD है, ABC है, वो जो होता है ABCDEFGHIJ के, वो ABC का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी शान भाई बता रहे थे, ठीक, कि हम लोग कोर्ट जा के परेशान हो रहे हैं। नहीं, देश के गृह मंत्री ने आज ABC की फुल फॉर्म बताई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ABC की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, जो गृह मंत्री जी ने बताई वो आप समझ लीजिए वही है। ठीक है, हाँ। और देखिए, कांग्रेस, आप कह रहे हो कि आप तुष्टिकरण नहीं कर रहे हो, आप कोई ना एक मिनट रुकिए ना चंद्रभूषण, आप कह रहे हो तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं आप कह रहे हो वही है ABC की फुल फॉर्म। बच्चों को अब यही पढ़ाएंगे हम? आप फिर बच्चे तो वो कह रहे हैं ए से असदुद्दीन ओवैसी, B से BRS, C से कांग्रेस, यानी कि ABC। देश में 2011 आप कह रहे हो कि आप तुष्टिकरण नहीं कर रहे हो, फिर ये कौन कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, 2011 में सच्चर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि मुस्लिम के 4 बच्चे जिनकी एज ग्रुप 4 से 11 साल है वो अनएजुकेटेड हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाया कांग्रेस ने, शिक्षा नहीं दी। आप जब शिक्षित नहीं करेंगे समाज को तो आप क्या करेंगे? और ये जो चंद्रभूषण जी आज 2011 में आई थी उसको कांग्रेस ही लेकर आई थी। सर, एक मिनट, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं ABC का मतलब क्या है? आप देखिए, आपके जो गृह मंत्री जी ने ABC बताया है, हाँ, ठीक है, वो कांग्रेस का करप्शन है, आप समझ लीजिए। आखिरी किसकी है करप्शन? हाँ, ओवैसी साहब जो कर रहे हैं, B से जो है BRS, C से कांग्रेस, ये फुल फॉर्म बनाई है आपने ABC की। अरे तेलंगाना की ABC यही है, देश की ABC कुछ और हो जाएगी। तो ये आज जब तेलंगाना में जाएंगे तो तेलंगाना में क्या चल रहा है आप देखिए। आज वही, अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मान गया, एक मिनट, आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात ऊपर रख रहा हूं। एक बात और समझा दीजिए, नवनीत राणा का नाम सुना है ना आपने? नहीं, वही, हाँ बोलिए। ठीक, सुना है मैंने। सुना क्या पूरा देश सुन रहा है? क्या वो 15 सेकंड 15 मिनट नहीं। हाँ, क्या 15 सेकंड? क्या आप ये समझिए, जो आदमी आप 15 मिनट बता दीजिए क्या होते हैं। नहीं, 15 मिनट वालों को तो जनता ने 15 मिनट में निपटा दिया ना। मैं 15 सेकंड की बात पूछ रहा हूं, 15 सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं, जो आदमी ये कहे कि आप 100 करोड़ के हो, मैं 20 करोड़ का हूं, मैं 20 करोड़ पे 100 करोड़ पे 20 करोड़ वाला हावी हो सकता है। सर, ये मैथ मेरे को मैं कमजोर हूं इस गणित में। ना, एक मिनट, ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एक मिनट, सीधी बताओ, 15 सेकंड का मतलब क्या है? अरे क्या होगा 15 सेकंड में? कुछ नहीं होगा। हाँ, तो फिर ये क्या समझा रही है नवनीत राणा? अब नवनीत जी ने क्या समझाया वो नवनीत जी बताएंगी। हम लोगों का ऐसा, हमने 10 साल सरकार चलाई। अच्छा, नवनीत जी समझाएंगी कि 15 सेकंड का मतलब क्या है? हम कोई, अगर यही बयान बैठे, एक मिनट, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको, यही बयान इसी डिबेट में शान खान दे देते तो, शान खान, क्योंकि उनके आगे शान लिखा है और खान भी लिखा है, अगर शान खान दे देते ये बयान तो मैं क्या कह रहा हूं, तो क्या करते आप? कोई भी व्यक्ति बयान दे सकता है, उसकी अपनी। मैं कह रहा हूं, अगर ये 15 सेकंड वाला बयान उदाहरण के तौर पर शान खान ने दे दिया, क्योंकि उनके पीछे खान लिखा हुआ है, फिर क्या करते आप? मैं क्या कह रहा हूं, 15 मिनट का बयान भी तो दिया गया था। हाँ, ये तो 15 सेकंड इनके पास। तो वो जनाब जिन्होंने 15 मिनट वाला बयान दिया था वो कहाँ है, या उसके बाद क्या हुआ था? वो MLA है। उसके बाद क्या हुआ था? चुनाव, हाँ वही होना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान का समर्थन यदि कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी। सर, आपके नेता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम समर्थन नहीं करते, और जो रमेश रतूड़ी ने खड़े होकर सदन में बयान दिया था वो क्या था?
अब कहाँ है रमेश बिधूड़ी? आपने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें राजस्थान भेजा था प्रभारी बना के। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी तरह के तुष्टीकरण या हिंदू मुसलमान को लेकर या किसी को डराने धमकाने का कोई, उन्होंने देश शानदार जवाब दीजिए। उन्होंने मुस्लिम समाज को बताया कांग्रेस डराकर आपसे समाजवादी पार्टी को डराकर आपको वोट दे रही है, लेकिन आपका भला नहीं कर रही है। आज जो रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस के 70 सालों का हिसाब है कि मुस्लिम समाज की क्या स्थिति है। शाहजहां जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी जाके आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, देखिए तिलक जी, भाजपा के प्रवक्ता बौखलाहट में सत्ता जाते हुए देखकर किस प्रकार से घबरा गए हैं और कैसे बचकाना बयान दे रहे हैं मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी दे रहे हैं पद की गरिमा को तार तार करके मोदी जी जो बचकाना बयान देते रहते हैं, उसी प्रकार की स्थिति भाजपा प्रवक्ताओं की भी है। एक तरफ कि जी कांग्रेस ने तो मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण किया और एक तरफ ये भाजपा के प्रवक्ता टीवी में बैठकर बोल रहे हैं कि हमने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया ही नहीं, हमने भेदभाव किया। तो भैया क्या सच माने, हमने तुष्टीकरण किया या भेदभाव किया? या तो तुष्टीकरण किया होता तो उनका भला होता। सुनिए ना तिलक जी, हमने ना तो तुष्टीकरण किया ना भेदभाव किया, हमने प्रत्येक नागरिक को केवल नागरिक समझ के उनके उत्थान और विकास के लिए कार्य किया, उनको न्याय देने का काम किया। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और खासतौर पर मुसलमानों का, ये किसने कहा था? सुनिए तिलक जी, इस बयान को काट छाट, मैं काट छाट नहीं कर रहा हूं। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासतौर पर मुसलमानों का। पहले सुन लीजिए तिलक जी मेरा उत्तर। आपने प्रश्न कर लिया, मेरा उत्तर ले लीजिए पहले आप। यही भाषण में मोदी जी ने भी कहा था, बाद में मोदी जी झूठे साबित हुए थे। आलोक जी कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आलोक जी? की खबर है जिसे मुसलमान मनमोहन सिंह का 2010 में रिपीट किया था बयान कि पहला हक मुसलमानों का है, इसमें मैं कायम हूँ और सब जगह है, एनडीटीवी में है, इंडिया टीवी में, सारे चैनल में, आपके पास भी होगा, आपका चैनल भी बहुत बड़ा चैनल है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 15 सेकंड की जितनी मेरी समझ है, 15 सेकंड में आप वोट की बटन दबा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो 15 सेकंड पानी उन्हीं पी लीजिए भाई, हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। चंद्रभूषण जी बैठे हुए हैं, आप पानी उन्हीं पी लीजिए। दो लोग मिलकर परिश्रम कर रहे हो मोदी जी के लिए। अरे भाई आप पानी उन्हीं पी लीजिए, आराम कर लो। आप भी तो चलो संतुलन चंद्रभूषण जी को अकेले करते रहोगे क्या? चंद्रभूषण जी को थोड़ा कर लेने दो। आपको जो है पसमानदा हो एलीट हो भैया। आप पानी उन्हीं पी के थोड़ा शांत हो जाओ, आप पानी उन्हीं पी के थोड़ा आराम कर लो। चंद्रभूषण जी को थोड़ा परिश्रम कर लेने दो। राम सेतु पर हलफनामे दिए, जिसने राम मंदिर पर वकील खड़े किए। अरे बेरोजगारी की बात करिए भैया, महंगाई की बात करिए, देश का भट्टा बैठा दिया आपने, फिर वही पे आ जाते हिंदू मुसलमान। है, मैं आज भी कह रहा हूँ ये कांग्रेस वही है जो बेल पर है इनके नेता। भाई इनको रोकिए, ये दोनों लोग मिलकर मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस भाई देश का असली चरित्र है। तिलक भाई इन्हें रोकिए, दोनों लोग मिलकर मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए जल्दी से शान जी। देखिए तिलक भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस की घोषणा दिन प्रतिदिन बढ़ी है, मैंने जैसे कहा कि हमारे वेबसाइट से 90 लाख लोगों ने हमारे घोषणा पत्र को डाउनलोड किया। जाकिया जी का फाइनल कमेंट रहेगा। जाकिया जी, आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे घोषणा पत्र की उपलब्धि है जिस वजह से बीजेपी बौखला गई है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है। खैर जाकिया जी जवाब दीजिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब जहां देश में चुनाव खड़ा है, रोज कोई ना कोई नया बयान आ रहा है, और क्या वाकई ध्रुवीकरण की सियासत की पिच पर विपक्ष नहीं खेल रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सत्तर कमेटी वाली बात को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि सत्तर कमेटी की बात से दो बातें आई। एक तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन क्या कोर्ट हमारा उतना पिलर स्ट्रांग अभी दिख रहा है? क्योंकि जहां पे सीएम को किसी प्रोविजन के बिना पे यहाँ नहीं जाकिया जी, अब पीएफआई का जो रिपोर्ट है, हमें किसी ना किसी आपको किस देश में किस संस्था पर विश्वास है? बिल्कुल अपने कोर्ट पे विश्वास है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि नहीं, यहाँ बैठकर कुछ और बात बोल रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि देश के कोर्ट पर विश्वास है। हम
वही चीज को कहना चाह रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज को जाना चाहिए कोर्ट में, तो उनके विश्वास के ऊपर की बात कर रहे हैं, हम अपने बात में नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने पहलू को नहीं रख रहे हैं। बीइंग अ पर्सन, मैं यहाँ पे उनके पहलू को रखने आई हूँ जो यहाँ पे सोच रख रहे हैं। उनकी सोच में ये गिरावट आई है कि जब एक सीएम को ईडी के जरिए नोटिस मिलने के बाद उन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ वो ये है कि पीएफआई की रिपोर्ट और सर्च कमेटी की रिपोर्ट दोनों बिल्कुल ही अलग उलट पुलट है। जबकि पीएफआई के जरिए जो पॉपुलेशन चंद्रभूषण जी कि बच्चों की पैदाइश इन कंपेरिजन टू अदर माइनॉरिटीज मुसलमानों की सबसे कम गई है, इवन हिंदू से सबसे ज्यादा कम गई है। तो फिर अगर पॉपुलेशन रिपोर्ट इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इतनी डिफरेंट कहाँ से आई? ये तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जल्दी से आलोक जी, जल्दी से 30 सेकंड। ये है कि जो मैम आप बता रहे हैं इसके लिए कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है या ये सिर्फ 2-4-10-50 लोगों की सुनी बात कर रहे हैं? भारत सरकार की रिपोर्ट, राज्य सरकार की रिपोर्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। और जो भारत सरकार, एक मिनट, अब चंद्रभूषण जी का ऑडियो रहेगा। चंद्रभूषण जी, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये रिपोर्ट में आंकड़ों का जिक्र किया जा रहा है और पूरे देश में उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा भी हो रही है। आंकड़े आपने निकाल लिए कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमजोरी। एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि देश में कितने बेरोजगार है, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए तिलक जी, ये आर्थिक सलाहकार की जो रिपोर्ट है उसमें आर्थिक शब्द जुड़ा हुआ है, आप इसको समझने का नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना, मैं आर्थिक जुड़ा या नहीं जुड़ा मैं उसको नहीं कह रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कितने देश में बेरोजगार है, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? मेरी बात सुनिए तिलक जी, ये आर्थिक सलाहकार आर्थिक उसकी रिपोर्ट है, आप इसी से समझ लीजिए कि सर जो बच्चा बेरोजगार है उसको ये नहीं समझ में आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस देश में कितने सरकारी पद खाली पड़े, इसका आंकड़ा है आपके पास? मैं तिलक जी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट है यही वो जो आपका सवाल है उसका जवाब है। अच्छा, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि कितने पद खाली पड़े सरकारी देश में? जब ये रिपोर्ट कांग्रेस अपने समय लेकर आ गई होती, छिपाई नहीं गई होती। सर ये रिपोर्ट के लिए तो नेहरू जिम्मेदार नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश में कितने पद खाली पड़े हैं, रिपोर्ट है आपके पास कोई? और सुनिए, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी क्यों, इसका कारण क्या है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पद कितने खाली पड़े हैं, आप कह रहे हो कि मुस्लिम पॉपुलेशन, कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं? अरे आप ये बताइए, जब एक आदमी 3-3 शादियां करेगा, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेगा, देखिए यहाँ पर आप 80-20 पे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरकारी पद कितने खाली पड़े हुए, आप कह रहे हो कि बच्चे पैदा कर दिए उन्होंने। आर्थिक रिपोर्ट आई है, 3 तलाक हमने दिया, अब 3 तलाक के बाद सरकारी पद कितने खाली पड़े हैं साहब, कितने बेरोजगार हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं समाज में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को, अपने मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियां की, बच्चे हुए, उससे मैं पूछ रहा हूँ सर कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, कितने बेरोजगार है देश में? ठीक, जब बेरोजगारी इस तरह बढ़ेगी तो समाज में बेरोजगारी दिखेगी, तो इसका सर चंद्रभूषण जी, माननीय चंद्रभूषण जी, देश में बेरोजगारी है कि नहीं? तिलक जी ये सवाल आप कई बार पूछ चुके हाँ, मैं रोज पूछूंगा सर। सवाल का आज कोई जवाब देने का विषय नहीं है। आप बेरोजगारी पर जो बात कर रहे हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना करूं, इसी कांग्रेस को कहता हूं ठीक है। है, आपने बेरोजगारी का सवाल लेकर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये जो बीज है ना शान भाई, ये आप लोगों का बोया हुआ है? वो शाह बानू वाला जो मामला था ना, वहां से शुरू हुआ था असली खेल, वहां से खेल शुरू हुआ था असली, कि हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, 500 साल राज करेंगे। यही सोचा था शायद राजीव गांधी जी ने, वहीं से खेल असली शुरू हुआ था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी, शान जी, जाकिया जी, आलोक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।